टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग आप सभी को न्यूज़ पता चल ही गई होगी। तो अब आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जिसको हम हमीरपुर बोर्ड बोलते हैं, वो आपकी जो भी अब आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, चाहे वह जेओए हो गया या फिर क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वो अब पोस्टें धड़ाधड़ यहाँ पर निकलेंगी। तो जो भी बच्चे अभी तक सुस्त पड़े हुए हैं, तो उन बच्चों का जागने का समय यहाँ पर आ चुका है। अब आपको देखो करना क्या है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई बच्चा पहले के एग्जाम्स देखना चाहता है कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड पहले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता था, तो वो बच्चे हमारी पुरानी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। पुरानी प्लेलिस्ट में हमने हिमाचल हो गया, हिस्ट्री हो गया, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वहां पर जाकर के भी आप हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उन वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रहेगा पॉलिटी का सेक्शन। इससे पहले हमने पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम देखो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आपको बेल आइकन को दबाना है। साथ में अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर से इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। The disqualification of the members of parliament and state legislatures on the ground of defection has been provided in which schedule? तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पर आपसे अनुसूची पूछी गई है, तो दल बदल की अनुसूची आपसे पूछी गई है। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। और इन 12 में दल दल बदल के आधार यानी कि दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान की जब भी बात आएगी तो वो थी 8 अनुसूचियां, बट प्रेजेंट में कितनी है, तो वो है 12। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये किस किस तरह से जुड़ी थी, कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत यह जुड़ी थी, वो देखो आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन उन सभी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि 9वीं अनुसूची कैसे जुड़ी थी और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और यह फर्स्ट यानी कि पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और ये पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1951 में। ये आपको 9वीं अनुसूची का पता चल गया। अब 10वीं अनुसूची जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो 10वीं अनुसूची हमें क्या बताती है, तो ये हमें दल बदल से संबंधित प्रावधान हमें बताती है। और ये किसके समय में आई थी, तो पीएम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यह राजीव गांधी के समय में आई थी, जो कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो 10वीं अनुसूची है, इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और डेट आपको ध्यान में रखनी है 1985 की यह बात है। उसके बाद 11वीं अनुसूची, यह जो है तो हमें पंचायत से संबंधित प्रावधान बताती है और ये जोड़ी गई थी 73rd यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपसे डेट पूछेंगे तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है 1992। और उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है तो नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया था और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल शेड्यूल्स कितनी है, तो वो है 12। और किस किस तरह से 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं हमने जोड़ी थी, वो सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है, वो देखो आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बस यही ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट chronological order of the formation of Haryana, Sikkim, Arunachal Pradesh and Nagaland as full states of Indian Union is। तो हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों के रूप में गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है
कि किस स्टेट का पहले जो है तो किस स्टेट को सबसे पहले फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, उसके बाद किसको दिया गया, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी का जो है तो पता होना चाहिए कि कब कब जो है तो हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। तो वन बाय वन हम इनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा को कब जो है तो फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, तो हरियाणा को 1966 में फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं। तो देखो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता होगा 1987 की बात है, इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। और नागालैंड को कब जो है तो फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, तो 1963 में नागालैंड को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आप सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख सकते हैं कि सबसे पहले नागालैंड को यहाँ पर जो है तो फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, नागालैंड के बाद हरियाणा को दिया गया, हरियाणा के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अगर आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी डेट्स देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। उसी तरह आप हरियाणा को भी देख सकते हैं, सिक्किम को भी और अरुणाचल प्रदेश को भी। अच्छा, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि कब तेलंगाना जो है तो कब आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। तो तेलंगाना कब जो है तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर उसको एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, तो ये बात है 2 जून 2014 को। और ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक हिमाचली को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश को कब एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, वो देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से देखो, इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1953 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा ही क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर हो गया कि ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसकी नियुक्ति कब की गई थी, तो इसकी नियुक्ति 1953 में की गई थी। और ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और किन की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई थी, तो वो की गई थी काका कालेकर की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स आपके यहीं पर क्लियर हो गए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1953 में की गई थी और किन की अध्यक्षता में की गई थी, तो काका कालेकर की अध्यक्षता में की गई थी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब काका कालेकर के द्वारा इसकी रिपोर्ट जो है तो कब प्रस्तुत की गई थी, यानी कि आपसे क्वेश्चन बनता है। अब नियुक्ति तो देखो 1953 में हो गई काका कालेकर की अध्यक्षता में, बट इन्होंने इस कमीशन ने कब जो है तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो 1955 में इस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और ये डेट देखो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सारा का सारा जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी। तो देखो इसकी नियुक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी स्थिति की जांच करने और उनकी अपलिफ्टमेंट करना इसका उद्देश्य था। इसीलिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिनमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर बात आई थी पिछड़ा वर्ग आयोग की, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की। तो एक क्वेश्चन बनता है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी बात जो है तो कौन से आर्टिकल में की गई है, या फिर मैं आपको बताऊं कि नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो वो बताई गई है आर्टिकल 338 क्लॉज बी में। ये आपको पता चल गया। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और वो घुमा करके क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। वो किस भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो वो बताया गया है आर्टिकल 340 में। जब भी आपसे सिंपल पूछा जाएगा ओबीसी के बारे में तो वो आर्टिकल 340, बट जब भी आपसे
नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पूछा जाएगा, तो वो बताया गया है आर्टिकल 338 क्लॉज बी में। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ये आर्टिकल आपने ध्यान में रखने हैं। एक और बात, अगर कोई बच्चा कमीशन की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चा है बिल्कुल बेसिक से ही तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता है कि हमीरपुर बोर्ड पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछता था, तो देखो जब भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है या जब भी किसी बच्चे के एग्जाम्स नजदीक में आ जाएं, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी पुरानी पॉलिटी की क्लासेस को भी देखें। जो हमारी पिछली पॉलिटी की क्लासेस थी, आई थिंक वहां पर मैंने 31 वीडियोस डाल रखी हैं, तो उन क्लासेस को भी आपको देखना है। और इससे देखो आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो एग्जामिनर था वह आपसे क्वेश्चन पूछता था, किस तरह से वह एक ही क्वेश्चन को लिंक करके अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस बनाता था और उसी क्वेश्चंस को आपको बार बार के घुमा करके पूछा जाता था और आप वहीं पर कंफ्यूज होकर के जो है तो गलत टिक कर देते थे। तो वही आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर बनते थे, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते थे और किस तरीके से आप खुद को जो है तो मेरिट में ला सकते हैं, अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो वो आपको चेकआउट करना है। बाकी इन वीडियोस का लिंक मैं अपनी वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के भी आप उस पर क्लिक करके, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। बाकी आपको इतना भी नहीं करना है कि आप टोटल 31 वीडियोस ही देखने लग गए। आपको सिंपली लास्ट की 20 वीडियोस ही चेकआउट करनी है। अब जितना आपको बोला जाएगा बस आपको उतना ही करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्रोविजंस ऑफ कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बोरोड फ्रॉम। तो संवर्ती सूची हो गई, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान हमने कहां से बोरो किए हुए हैं, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपल देखो मैं आपको बता दूं, एक तो आपसे पूछा जाता है कंकरेंट लिस्ट के बारे में, यानी कि समवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से बोरो की है, और एक आपसे पूछा जाता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से बोरो की है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक तो आपसे पूछा जाता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, तो ये हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया देश के संविधान से बोरो किए हैं। उसके बाद यूएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूएसए से हमने क्या क्या चीज बोरो की हुई है। तो यूएसए से हमने एक तो मूल अधिकार प्राप्त किए हैं, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, उसको हमने बोरो किया है। उसी के साथ उपराष्ट्रपति के पद को हमने वहां से लिया है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान हो गया, तो ये सभी के सभी हमने यूएसए के देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज बोरो की हुई है, तो यहाँ से हमने संविधान में संशोधन के प्रावधान दिए हुए हैं। उसी के साथ राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन कैसे होता है, वो भी हमने इसी देश के संविधान से बोरो किया है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में संशोधन के प्रावधान हमने कहां से बोरो किए हैं, तो वो हमने साउथ अफ्रीका देश के संविधान से बोरो किए हैं। यहां से मैं देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। राज्यपाल जिसको हम गवर्नर कहते हैं, तो राज्यपाल का पद हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूं कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज आप कमेंट कर देते हो वो चीज आप अभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस टू एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियंस। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान कहां पर बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं भाग 16 में। और जब भी आपसे आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियंस के विशेष प्रावधान बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान से उन पॉइंट्स को सुनना है और ध्यान से उन क्वेश्चंस को सुनना है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड आपसे पूछता था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात यहाँ पर की गई है, तो वो कौन से आर्टिकल में बात की गई थी, तो वो की गई है आर्टिकल 338 में। और ये आर्टिकल बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 338 क्लॉज ए में। ये भी आपको पता चल गया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की बात है कहां पर की गई है, कौन से भारतीय संविधान में की गई है, किस आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 338 क्लॉज बी में। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़े और भी पॉइंट्स बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये की गई है आर्टिकल 330 में। कहां पर की गई है? आर्टिकल 330 में। अच्छा, एससी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं? तो वो है 84, 84 सीटें। और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो है टोटल 47। अच्छा, टोटल अगर आपसे पूछेंगे, अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में टोटल भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में या फिर लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण, सीटों का कितना आरक्षण है, कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, तो टोटल अगर आपसे पूछेंगे तो आपने यहाँ पर प्लस कर देना है। और प्लस करके यहाँ पर कितना हो गया? तो प्लस करके यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 131 सीट्स यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अनरिजर्व की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, तो वो है 412। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इनको बार-बार आपको पढ़ना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। ये आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। बाकी एससी की हमने बात कर ली, एसटी की हमने बात कर ली, ओबीसी की भी हमने बात कर ली और अनरिजर्व की सीटों की भी हमने बात कर ली। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हमें बताता है? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियो को लाइक और अपने भाई और बहनों को जरूर से हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की यहाँ पे बात आई है। तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कही गई है? तो वह है आर्टिकल 148। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये जो कैग होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो कैग होता है इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है जिसको हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहते हैं, तो उसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो उसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपको बार बार इनको रिवाइज करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो जब भी आपसे पूछेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? तो वो करता है आर्टिकल 26। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 26 तो आपको पता चल गया, बट 25, 27 और 28 ये भी देखो आपको पता होने चाहिए यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। तो जब भी आर्टिकल 25 की बात आएगी तो ये क्या कहता है? तो किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 26 हमने देख लिया, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसी तरह आर्टिकल 27 अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो धार्मिक कार्यों में जो जमा किया गया धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बताया गया है आर्टिकल 27 में। उसी तरह आर्टिकल 28 की बात करें, इसको भी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो सरकारी खर्च से जो चलने वाले संस्थान होते हैं तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बताया गया है आर्टिकल 28 में। और साथ ही साथ संस्थान में
किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी आर्टिकल 28 में बताया गया है। तो आर्टिकल 25 भी हमने देख लिया, 26 भी देख लिया, 27 भी और 28 भी। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? क्या वह कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होता है, या फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होता है, या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, या फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो वह संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर और संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऑप्शन देखो डी, देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी आई है? तो यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो इनसे संबंधित बहुत से आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो आर्टिकल 52 में की गई है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यह आर्टिकल 53 में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वह आर्टिकल 54 में बताया गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वह आर्टिकल 60 में दिया गया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वह है आर्टिकल 61, जो कि आपको बार बार यहाँ पर रिवाइज करना है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वह आर्टिकल 111 में किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में बताया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये देखो, आपको इनको बार बार यहाँ पर रिवाइज ही करना है। तो जितने आर्टिकल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, बस आपको उतने ही यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ एक बच्चे मेहनती तो होते हैं, वो चीज़ों को तैयार तो कर लेते हैं, बहुत सी तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल उनको तैयारी करते हो गए हैं, बट एग्जाम उनका क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि वो बेसिक यहाँ पर पढ़ना छोड़ देते हैं और एडवांस की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बेसिक ही आपका यहाँ पर तैयार होना चाहिए। जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से आपका रिवीजन करवाऊं, तो आपको साथ साथ में वो रिवीजन भी यहाँ पर करना है। बाकी यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है? वो देखो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। बाकी जो हमारी पुरानी पॉलिटी की प्लेलिस्ट थी, जिसमें हमने टोटल 31 वीडियोस को डिस्कस किया हुआ था, वो अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, हमको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।